you fine? Okay, so again, today I am here to discuss a new topic, body fluids. फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ हैं जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स। अब बॉडी फ्लूइड्स जो वर्ड है हमारे दिमाग में आते ही एक ही बात आती है कि ब्लड के बारे में डिस्कशन करेंगे। यस, बिल्कुल सही है, बट हम कहें कि इसके अलावा भी कुछ और फ्लूइड्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस, बॉडी फ्लूइड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं और कह सकते हैं कि दो तरीके से बॉडी फ्लूइड हो सकते हैं। फर्स्ट इज इंट्रासेलुलर एंड सेकंड इज एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर बॉडी फ्लूइड्स, ये दो तरीके से हो सकते हैं। इंट्रासेलुलर बॉडी फ्लूइड्स, इंट्रा मींस इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा मींस आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर होंगे। जो सेलुलर स्पेस होती है, सेल के बीच में खाली जगह होती है, वहां ये प्रेजेंट होते हैं। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीटली। ये भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ब्लड, लिम्फ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सीएसएफ मींस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, जो ब्रेन के अंदर मिलता है। तो हम ये तीनों तरह की चीजें पढ़ सकते हैं। अब हम जो पहली चीज पढ़ेंगे वो है ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं इसको, है ना? क्योंकि ये हमारी बॉडी के हर पार्ट को एक दूसरे से जोड़ देता है। जैसे हम कहें कि मैंने कुछ भी, जैसे मान लीजिए न्यूट्रिएंट लिया कोई भी, वो न्यूट्रिएंट हमारी आइज के लिए जरूरी था। किसके लिए जरूरी था? आइज के लिए जरूरी था। तो वो तो मैंने खाया, तो वो यहाँ आइज तक कैसे पहुंचा? वो इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होगा, फिर उसके बाद एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड उसे सर्कुलेट करेगा पूरी बॉडी के अंदर। यानी वो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से क्या करेगा? जोड़ देगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कितना होता है? हमारे टोटल बॉडी वेट का 7% पार्ट होता है। टोटल बॉडी वेट का कितना? 7% पार्ट होता है। सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का वेट जो है वो 70 किलोग्राम है। कितना है? 70 किलोग्राम है। तो 70 किलोग्राम जो है उसका 7%, 70 किलोग्राम का कितना? 7% यदि निकालें तो 4.9 जो है, हम कहें लीटर, यानी 4.9 लीटर मतलब अप्रोक्सीमेट 5 लीटर की अप्रोक्सीमेट ये वेट आता है, ठीक है। यानी ये वॉल्यूम आएगा, वेट जो है उसके बाद वॉल्यूम आएगा ये। तो अप्रोक्सीमेट हम कहें 5 to 6 लीटर एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर ब्लड रहता है। जो एल्कलाइन फ्लूइड होता है, एल्कलाइन होता है, इसीलिए इसकी पीएच कितनी मानी गई है? अप्रोक्सीमेट 7.4, ठीक है, ये पीएच इसकी मानी जाती है। फिर स्टडी ऑफ ब्लड, हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं हम लोग? हेमेटोलॉजी, ठीक है। अब ब्लड भी हम कहें जब क्लासिफाई किया जाता है तो इसके भी 2 टाइप्स बताते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो है वो है प्लाज्मा एंड सेकंड है फॉर्म एलिमेंट्स। प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट है जिसे आप लोग क्या बोल सकते हैं? क्रिस्टलो कोलाइडल मिक्सचर भी बोल सकते हैं। क्रिस्टलो कोलाइडल मिक्सचर, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स होते हैं इसलिए कोलाइडल फॉर्म में ये बन जाता है। कितना परसेंट पार्ट बनाता है? 55 to 60% पार्ट जो है टोटल ब्लड का ये बनाता है। जबकि फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो सेल्स बोल सकते हैं ब्लड सेल्स, ये 40 to 45% पार्ट ब्लड का बनाती है। अब आप कह देंगे सर हमने तो ये पढ़ा ही नहीं इतना, ऐसा 55-60%, हमने तो 55 पढ़ा है, 60 पढ़ा ही नहीं। देखिए कभी कभी एग्जाम में जब हम कहें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें 55 की जगह 60 दिया होगा, तो 60 होगा तो आप 60 करेक्ट करेंगे। हाँ, 55 और 60 आ जाए तो फिर 55 करेक्ट माना जाएगा, ठीक। ऐसे यहाँ पर 40 to 45%, क्योंकि इससे कंपोजिशन क्या बदलती रहती है, कंपोजिशन बदलती रहती है, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप 40 और 45% में 45% को पहले करेक्ट करेंगे, यदि नहीं है 45 तो आप 40 को करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कंपोजिशन वेरिएबल है इसलिए हम ये लिख रहे हैं। अब जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर कंपोजिशन के अंदर क्या होता है, यानी प्लाज्मा के अंदर और क्या क्या चीजें होती है, ठीक है, जो उसके पूरे मैटर को बनाती है। तो वाटर होता है जो अप्रोक्सीमेट 90 to 92% जो पार्ट उसका बनाता है, मेन वाटर ही होता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? 7 to 8% जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं,
जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो क्या काम करेगा आगे, जो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही कुछ सॉल्ट्स होते हैं बहुत सारे, जो अप्रोक्सीमेट 0.9% पार्ट बनाते हैं, सोडियम, पोटेशियम के, इन सबके सॉल्ट्स होते हैं इसके अंदर। 0.9% 1% मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 1% है ये। और प्लाज्मा टोटल बॉडी वेट का कितना बनाता है, 5% पार्ट, यानी मेन पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या फंक्शन करता है, काम क्या करेगा। देखिए, एक तो लिक्विड है, तो पूरी बॉडी के अंदर चीजों को सर्कुलेट करने का काम करेगा, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करेगा ये। इसके अलावा ये इम्यून जो सिस्टम है उसको भी बनाता है, उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगा। ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, बिकॉज कंसिस्ट क्लोटिंग फैक्टर्स लाइक फाइब्रिनोजन और ये सब होते हैं इसमें। फिर ये तो हुआ प्लाज्मा के बारे में कि इस तरीके से प्लाज्मा अपना काम करता है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी ब्लड सेल्स। तो हम अब ब्लड सेल के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है अबाउट ब्लड सेल्स, मीन्स जो ब्लड सेल्स जितनी भी हमारी ब्लड के अंदर मिलती है हम उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। ब्लड सेल्स बोल दीजिए, फॉर्म एलिमेंट्स बोल दीजिए, ठीक है, जो 40 to 45% जो है ब्लड का पार्ट बनाता है, ठीक है। अब इसमें हमने एक छोटा सा क्लासिफाई किया है इसको, और एक इस तरीके से किया था कि ट्यूबलेट फॉर्म में आ जाए, है ना, ट्यूबलेट फॉर्म में है, और जिसके अंदर करेक्टर्स लिख दिए हमने कि किन कौन से करेक्टर्स होंगे, और उसके बाद जो तीनों टाइप की हम कहें ब्लड सेल्स है उनके बारे में लिखा है, ताकि जब हम इसको लिखें, मान लीजिए आपसे फीचर्स पूछे तो आप फीचर्स के बारे में लिख सकते हैं, आपसे कहेंगे डिफरेंशिएट कीजिए तो आप उसे डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, दोनों चीजें रहेंगी इसमें। तो यहाँ पर हम कहें कि 3 टाइप्स की जो है ब्लड सेल्स बताई गई है। फर्स्ट है एरिथ्रोसाइट्स। क्या है, एरिथ्रोसाइट्स, जिसे हम आरबीसी भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। सेकेंड टाइप की जो है उसे बोलते हैं हम ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को हम डब्ल्यूबीसी मींस व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। जबकि थर्ड टाइप की है थ्रोम्बोसाइट, जिसे हम प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। तो ये 3 टाइप्स की जो है ब्लड सेल्स मिलेगी हमें, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अब हम ये कहें कि एरिथ्रोसाइट्स जो होती है वो उसके कैरेक्टर्स क्या है, फिर ल्यूकोसाइट, और फिर हम कहें थ्रोम्बोसाइट के कैरेक्टर्स क्या, डिफरेंस की फॉर्म में बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसलिए पहली चीज तो ये है कि जो भी चीजें बताई जाए उसे नोट कर लें, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए काम की आने वाली चीजें हैं, है ना, चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, क्योंकि ये जो पार्ट है ये 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है, और आगे नीट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब के अंदर ये चीजें पूछी जाती है, ठीक है। तो एक बेसिक पॉइंट है सभी क्लासेस के लिए है ये। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि नंबर ऑफ सेल्स, कि ये जो सेल्स होती है वो ब्लड के अंदर कितने नंबर में होती है, नंबर कितना होता है उसका, ठीक है। तो फर्स्ट हम कहें इरिथ्रोसाइट्स। ये इरिथ्रोसाइट्स जो होती है साइज में स्मॉल होती है, छोटी होती है, इसके नंबर में क्या हो जाएगी, ज्यादा। लिखा है 4.5 to 5 मिलियन पर mm क्यूबिक, ठीक है, यानी 4.5 to 5 मिलियन पर mm क्यूब, ये इतना अमाउंट में मिलेगा अपने को, ठीक है, ब्लड के अंदर। जबकि ल्यूकोसाइट जो होती है वो साइज में थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए इसका नंबर कम हो जाएगा, कितना, 6 to 8,000 के बीच में ही होता है। फिर थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स 0.15 से 3.5 मिलियन, यानी आप कह सकते हो 1.5 लाख से 3.5 लाख, है ना, इतनी होती है पर mm क्यूब। मतलब हम कहें कि नंबर ऑफ सेल्स दिया गया है, ब्लड के अंदर कितनी सेल्स मिलेगी, ठीक है। ये देखो, जो भी सेल्स कितनी मिलती है उसका एक रीजन होता है कोई ना कोई, क्योंकि उनका फंक्शन कैसा है, वो काम क्या कर रही है, उसके बेस पर उनके नंबर बनाए जाते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये जो है नंबर के बेस पर। सेकंड है शेप। शेप में कैसी होती है, देखिए ये जो बात हमें बता रहे हैं है ना, ये है मैमल्स के बारे में। जनरली अपने कहते हैं कि आरबीसी बायकॉन्वेक्स होती है, कैसी होती है, बायकॉन्वेक्स होती है। बट मैमल्स की आरबीसी जो होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है मैमल्स की आरबीसी में, इसलिए उसके अंदर जो हम कहें कि फिर न्यूक्लियस एब्सेंस होगा तो उसकी शेप क्या होगी, उसकी शेप बदलेगी कुछ ना कुछ। कॉनकेव और कॉन्वेक्स ये फर्क है ना। मैं कह रहा हूं कि नॉर्मली हम कहते हैं कि जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है, बाय कॉन्वेक्स होती है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
बट मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसमें नहीं होता न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस नहीं है तो उसकी शेप बाइकॉनकेव हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? बाइकॉनकेव, जो लिखा गया बाइकॉनकेव एंड सर्कुलर, ठीक। जबकि जो ल्यूकोसाइट्स होती है वो राउंडेड या इरेगुलर शेप की हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस बोलते हैं हम लोग, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फिर है थ्रोम्बोसाइट्स, ये राउंडेड और ओवल या डिस्क लाइक होती है। ये ओवल डिस्क लाइक होती है, प्लेट के जैसी होती है, तभी इसको प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। डिस्क लाइक है ना, प्लेट के जैसे, जब ऐसी होगी प्लेट के जैसे डिस्क लाइक होगी, तभी इसका दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट्स। ओके। फिर आते हैं साइज के अंदर। साइज में कौन कितने नंबर पे होगा, मतलब जो अपने कहीं अमाउंट है वो कहीं ना कहीं साइज के बारे में होती है। अब जैसे ये दे रखा है कि जो आरबीसी है, इरिथ्रोसाइट्स है, वो 7 to 8 माइक्रोमीटर, ठीक है, इन डायमीटर, एंड थिकनेस में 1 to mm, यानी 1 से लेकर 2 mm थिक होती है। जबकि ये डायमीटर में बड़ी होती है, 12 से 20 माइक्रोमीटर होती है, और वो सेल जो है वो डायमीटर के अंदर 2 to 3 माइक्रोमीटर होती है। जो साइज के बारे में पूछ लेते हैं, बाकी ज्यादा हमें ये पूछते हैं तो न्यूक्लियस के बारे में, ये न्यूक्लियस कैसा होगा। हम कहते हैं आरबीसी जो होती है, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो वो कैसे शेप की होगी? बाइकॉन्वेक्स हो जाएगी। मैमल्स की आरबीसी जो है, यानी हम आगे इसके अंदर भी है ना, तो उनकी आरबीसी जो है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो वो बाइकॉनकेव होती है। कैसी होती है? बाइकॉनकेव होती है। बट हमारे अंदर भी, मैमल्स में भी, कैमल एंड लामा, क्या कैमल एंड लामा जो है उनकी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन के अंदर है। फिर आती है बात कलर की। कलर जो है उनके जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी लिखा है उसी के बेस पे, जैसे हमने कहा एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, रेड क्यों होता है रेड? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण। अब हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो बाकी दोनों क्या हो जाएगी? कलरलेस हो जाएगी, ठीक है। हीमोग्लोबिन है तो कलरफुल है, अदरवाइज कलरलेस होगी। हीमोग्लोबिन है तभी रेड है, हीमोग्लोबिन है तो उससे क्या फायदा होगा आरबीसी को? ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर सकती है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में काम आएगी ये, ठीक है। जबकि डब्ल्यूबीसी हमारा इम्यून सिस्टम बनाती है, जैसे डिफेंस जो सिस्टम होता है वो बनाती है, और थ्रोम्बोसाइट्स ये ब्लड की क्लोटिंग के समय काम आएगी, ठीक है। अब फॉर्मेशन, यानी ये बनती कहां पर है? ये बनेगी कहीं ना कहीं तो है, हमारी बॉडी के अंदर ऐसी जगह है जहां पर ये बनती है ना। तो जो सबसे पहले है एरिथ्रोसाइट्स, जो इसकी बनने की प्रोसेस है उसका नाम लिखा गया एरिथ्रोपायोसिस। एरिथ्रोपायोसिस का मींस इसके फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग। ल्यूकोपायोसिस मींस हम कहें डब्ल्यूबीसी के बनने की प्रोसेस, ऐसे ही थ्रोम्बोपोयोसिस मींस थ्रोम्बो मींस थ्रोम्बोसाइट की फॉर्मेशन की प्रोसेस को नाम है ये, उसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कहाँ होता है? कहते हैं जब हम मतलब बर्थ नहीं हो हमारा, हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर है, मदर की वॉर्म के अंदर है, उस समय जो आरबीसी है उसे कौन बनाता है? लीवर एंड स्प्लीन बनाते हैं, और बाद में ये बोन मैरो से बनना शुरू हो जाती है। बाद में किससे बनना शुरू हो जाती है? बोन मैरो से। तो हमने ये तो कह दिया बनती है। अब डेड कहाँ होती है? मरती कहाँ है? स्प्लीन। किसके अंदर? स्प्लीन के अंदर, ठीक है। इसलिए स्प्लीन को ग्रेवियड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। वहां पर जो भी आरबीसी डेड हो जाती है वो वहां जाती है और वो जो है टूट जाती है, जिससे उसका आगे यूज किया जा सके फिर से, ठीक है, उसके जो मटेरियल्स है उनका यूज हो सके। फिर ल्यूकोसाइट, अब बोन मैरो में तो बनेगी, उसके अलावा ये लिम्फ के अंदर भी होती है, यानी लिम्फ नोड है ना, वहां बनती है, लिम्फ के अंदर होती है, स्प्लीन से बनती है। थाइमस, क्योंकि आगे पढ़ेंगे हम कि जो लिम्फोसाइट्स है वो भी बी और टी दो तरह की होती है। बी लिम्फोसाइट बनती है बोन मैरो में, जबकि टी लिम्फोसाइट बनती है थाइमस ग्लैंड के अंदर। फिर है टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस, ठीक है, यहां ये सब चीजें बनती है। फिर जो हम तीसरी बात करें यानी थ्रोम्बोसाइट की, थ्रोम्बोसाइट जो है यानी थ्रोम्बो हम कहें पायोसिस बनने की प्रोसेस को कहां बनती है? ये बोन मैरो में ही बनती है। कहां बनती है? बोन मैरो में ही बनती है। पर बोन मैरो में कहां? बोन मैरो में एक स्पेशल लार्ज सेल्स होती है,
ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेगा कैरियोट्स या मेगा कैरियोसाइट्स, है ना। मेगा कैरियोसाइट्स स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, बड़ी सेल्स होती है बोन मैरो में, वो किसको बनाएगी, थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स को बनाएगी। फिर लास्ट पॉइंट है इसका लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन कितना होता है, हर एक किसी का लाइफ स्पैन होता ही है, तो इनका भी होगा। जो आरबीसी होती है इसका सबसे बड़ा लाइफ स्पैन 120 डेज, ये बताया गया है, ठीक है। जो कार्निवोरस होते हैं उनके अंदर ज्यादा होती है, 125 के करीबन होती है, ठीक है। फिर ल्यूकोसाइट्स का फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, ये अलग अलग टाइप के, जैसे दो तरह के ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट, उसके बेस पर है, आगे इसके बारे में हर एक का बताएंगे हम लाइफ स्पैन क्या होता है। तो फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज और मंथ भी हो सकते हैं। और थ्रोम्बोसाइट का 8 to 10 डेज के करीबन होता है। तो ये तो लाइफ स्पैन हुआ। अब जैसे हम देखते हैं कभी कभी जो है ना हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी ज्यादा हो जाती है, कभी हमारे बॉडी में आरबीसी कम हो जाती है। आरबीसी के कम होने को बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं, एनीमिया, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण होता है एक्चुअली। और आरबीसी ज्यादा हो जाए तो पॉलीसाइथेमिया बोल देंगे, पॉली मतलब ज्यादा हो गया और कम हो जाए तो एनीमिया। ऐसे ही यदि हम कहें डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया खतरनाक भी हो सकता है, कैंसर भी कर सकता है जनरेटली, है ना, ज्यादा हो जाए तो। क्यों, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो है डिफेंस मैकेनिज्म बनाती है, तो ये जब ज्यादा हो जाएगी नंबर में, अपने सेल को खाने लगेगी, तो ये नुकसान कर सकती है, ठीक है। फिर है थ्रोम्बोसाइट्स, हम बात करें कि थ्रोम्बोसाइट्स जो है वो यदि हम कहें नंबर में कम हो जाए तो क्या बोलेंगे, डिक्रीज हो जाए तो क्या बोलेंगे उसे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इससे फिर ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। तो ये तो हुआ कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या हम कहें थ्रोम्बोसाइट्स जो है उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं उसके बारे में करें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, क्योंकि टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है यहाँ पर, डब्ल्यूबीसी के अलग अलग टाइप्स हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं आगे, ठीक है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है सिर्फ किसके बारे में, ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी जो है उनके टाइप्स को हमने डिस्क्राइब किया है यहाँ पर, ठीक है। पहले बताया मैंने कि इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो फ्यू आवर्स से लेकर फ्यू मंथ तक हो सकता है, यानी हो सकता है कि हम कहें कि कुछ घंटे हो, कुछ दिन हो, या महीने भी हो सकते हैं, तो अलग अलग होते हैं इनके लाइफ स्पैन। बट साइटोप्लाज्म, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जो प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। उन ग्रेन्यूल्स के बेस पर यानी साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स के बेस पर ये दो तरह से डिवाइड की गई है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, वन इज ग्रेनुलोसाइट्स एंड अनदर इज एग्रेनुलोसाइट्स। तो पहला डिफरेंस तो यही आ गया, जो हम बात करेंगे ना जिनमें भी, ये आपसे पूछ सकते हैं कि डिफरेंस बताइए, डिफरेंशिएट की करेक्टर तो लिखे हुए हैं, डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएट के अंदर आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये भी एक डिफरेंस आ गया कि ग्रेन्यूल्स वाली कौन सी है और बिना ग्रेन्यूल्स वाली कौन सी है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। थ्री टाइप्स हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ये थ्री टाइप्स हैं किसके, ग्रेनुलोसाइट्स के। जबकि जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये टू टाइप्स हैं किसके, ए ग्रेनुलोसाइट्स के, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं यानी ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, तो वो थ्री टाइप्स की होती है, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ए ग्रेनुलोसाइट्स टू टाइप्स की होती है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब यहां पर हम करें सबसे छोटी कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होगी बेसोफिल। बेसोफिल्स जो होती है वो स्मॉलेस्ट होती है, जबकि मोनोसाइट्स लार्जेस्ट होती है, ठीक है। देखो पूछ सकते हैं ना कभी भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो कहीं भी पूछ सकते हैं ये, ठीक है। और मैंने पहले ही बोला कि ये मैं कह रहा हूं 9 से लेकर आगे सभी के अंदर काम आता है। तो बेसोफिल्स जो होती है वो स्मॉलेस्ट बताई गई है और मोनोसाइट्स सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट होती है, ठीक है। अब परसेंटेज के बेस पर कि ये जो लिम्फोसाइट्स हैं अलग अलग टाइप की, वो
कितने अमाउंट में होती है, परसेंटेज क्या होती है उनकी टोटल WBC के अंदर। तो इयोसिनोफिल्स जो होती है वो 2 to 3% होती है, बेसोफिल्स बहुत ही कम 0.5 से 1%, सबसे कम यही होती है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट अमाउंट में, ठीक है, यहाँ पर रहेगी न्यूट्रोफिल 60 to 65%। मोनोसाइट्स जो साइज में बड़े होते हैं वो 6 to 8% ही हैं, जबकि लिम्फोसाइट जो होते हैं वो 20 to 25% होते हैं। लिम्फोसाइट्स एक्चुअल में जो कैरेक्टर्स हम बताते हैं वो WBC के जो कैरेक्टर्स हैं उसके सिमिलर होते हैं ये, ठीक है। इस सारा जो कर लो इसको एक को कर लो, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। तो ये हम कहीं 5 टाइप की चीजें होंगी। अब इनमें दूसरा डाई कलर, क्योंकि जो इनका क्लासिफिकेशन है उनका बेस ही यही है कि इनमें कलर कौन सा आता है, क्योंकि 3 तरह की डाई ली गई है। एक तो है न्यूट्रल डाई, एक है बेसिक डाई और एक है एसिडिक डाई। 3 तरह की डाई है, ठीक है। जो हम कहें इयोसिन, ये होती है एसिडिक डाई। कौन सी डाई है? इयोसिन एसिडिक। कलर, डाई का मतलब कलर, ठीक है। इयोसिन होती है, इयोसिन एक एसिडिक कलर है, एसिडिक डाई है। तो एसिडिक डाई इयोसिन जो कलर देगी वो इयोसिनोफिल्स को देती है, तभी इसका नाम पड़ा। और दूसरा नाम एक और है, क्योंकि मैंने कहा ना ये एसिडिक डाई है तो इसको हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? एसिडोफिल्स, ठीक है, इयोसिनोफिल्स का। बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू, नाम नोट कर लिया करें आप, ठीक है ना। मिथाइलिन ब्लू कौन सा कलर है? बेसिक डाई है, वो बेसोफिल्स का कलर देगी। इसके अलावा ये भी बेसोफिल टाइप की ही है। न्यूट्रोफिल्स यानी हम कहें न्यूट्रल डाई, न्यूट्रोफिलिक, न्यूट्रल डाई फिनोल रेड, वो को बोलते हैं, न्यूट्रल डाई बोलते हैं इसको। तो ये फिनोल रेड के साथ कलर देना, अपना न्यूट्रल कलर आता है इसका। तो ये कलर के बेस पे हुआ। फिर आती है बात न्यूक्लियस, क्योंकि पहले बताया मैंने कि पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है किसके अंदर? WBC के अंदर। अब वो कैसे है? जैसे देखिए इयोसिनोफिलिक टाइप की जो होगी, ठीक है, इयोसिनोफिल बोल देते हैं अपने, उनमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस मिलता है। बेसोफिल में थ्री-लोब्ड होता है, और न्यूट्रोफिल्स में मल्टी-लोब्ड हो गया। देखो याद करना आसान है, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ठीक है ना। EBM, EBM, ठीक है, EBM ये तो सीक्वेंस होगी। अब E के अंदर कितने होंगे? 2, B में कितने होंगे? 3, N में नंबर ऑफ, यानी बहुत सारे हो जाएंगे। N मींस नंबर, ठीक है। तो E में कितने लोब न्यूक्लियस होगा? 2 लोब न्यूक्लियस। B में कितना होगा? 3 लोब। N में नंबर, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, यानी मल्टी लोब्ड मानते हैं उसको। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता तो है पर वो सारे चिपक जाते हैं आपस में, तो मल्टी लोब्ड बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है, मल्टी लोब्ड हो गया। फिर है मोनोसाइट, बीन शेप्ड, ठीक है, जो हमके सेम का बीज होता है वैसा होगा, बीन शेप्ड हो गया। और लिम्फोसाइट लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस मिलता है, बड़ा होगा और राउंडेड होता है। फिर हम कहें कि इनका जो काम क्या करते हैं, एक तरह से उस काम के बेस पर इन्हें बताया गया कि फैगोसाइटिक है या नहीं है। ये नॉन फैगोसाइटिक है, नॉन फैगोसाइटिक है, और लिम्फोसाइट भी नॉन फैगोसाइटिक है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट ये दो ही फैगोसाइटिक है। देखो अब हमेशा का याद ऐसे किया जाता है कि ये है और ये नहीं। हम ऐसे याद करेंगे ना, ये नॉन फैगोसाइटिक है, ये फैगोसाइटिक है, तो भूल जाएंगे। हमें क्या करना है, सिर्फ ये याद करना है कि फैगोसाइटिक कौन सी है, बस इतना से याद करना है कि जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स हैं वो फैगोसाइटिक है, यानी वो कोई भी सेल के अंदर कोई डेड सेल्स हो गई, सेल डिबेट्स बोलते हैं अपने, डेड सेल्स हो गया या कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आ गई, है ना, जम्स आ गए, तो उन्हें क्या करते हैं, खा जाते हैं, फैगोसाइटिक करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फैगोसाइटिक है, बाकी दोनों तीनों क्या हो गए, दोनों तीनों जो होंगे वो क्या होंगे, नॉन फैगोसाइटिक होंगे। ये दो तो हुआ फैगोसाइटिक, 1 2 3 क्या हो गए, नॉन फैगोसाइटिक, यानी ये किसी सेल को नहीं खाते, इनका काम दूसरा है। क्या काम है उसके बेस पर, फंक्शन की बेस पे भी इन्हें डिफरेंशिएट किया जा सकता है। इयोसिनोफिल ये एलर्जी किस्म है, ठीक है, ये हाइपर सेंसिटिविटी किस्म है, बढ़ जाती है, यानी उसे प्रिवेंट करने के लिए बढ़ती है हमारे अंदर। ये बेसोफिल सिक्रेशन में काम आती है किसके, हिपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन के अंदर। न्यूट्रोफिल्स पहले बता दिया, फैगोसाइटिक, यानी कोई भी डेड सेल्स है या कोई फॉरेन पार्टिकल्स है उन्हें खत्म करने के लिए होता है, सेम ऐसे ये एनगल्फ करेगा,
क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह को खा जाएगा। लिम्फोसाइट्स जो होती है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, सबसे मेन होती है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। कभी जर्म्स आ गया तो पहले एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, उस एंटीबॉडीज के अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी जो है रिस्पॉन्स कर देती है उससे जो फॉरेन पार्टिकल होता है उसके लिए, ठीक है। उसे कैसे किल करना है ये सब बताया जाता है। लिम्फोसाइट्स जो होती है वो 2 टाइप्स की बताई गई है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। कौन कौन सी है? बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जो होती है वो बोन मैरो के अंदर बनती है। कहां बनती है? बोन मैरो के अंदर बनती है। जबकि टी लिम्फोसाइट्स कहां बनती है? जो टी यानी थाइमस ग्लैंड के अंदर बनती है, ठीक है। अब जैसे इनका काम क्या है? बी लिम्फोसाइट्स का काम होता है मेमोरी को रखना, याददाश्त रखना, और टी का काम होता है किसी जर्म्स को मारना। मान लीजिए कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर आ गया, अब उसको मारना है, टी लिम्फोसाइट नहीं मार पाएगा। पहले बी लिम्फोसाइट जो अपनी मेमोरी से बताएगी कि भी आपको इसे कैसे किल करना है, और फिर टी लिम्फोसाइट अपना एक्शन करती है उसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है वो डिफरेंट टाइप्स की जो ब्लड सेल्स है उनके बारे में पढ़ा। डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया, आरबीसी, प्लेटलेट्स, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी में तो हमने जो डब्ल्यूबीसी के टाइप्स भी डिस्क्राइब कर दी यहाँ पर। तो इस तरीके से आज का ये पॉइंट पूरा हुआ। तो सभी लोग जो हैं इसी तरीके से हमारे चैनल से बने रहिए, और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी है उसे दबाएं ताकि आपको जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है इस चीज के साथ करते रहिए काम, और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो और बताएंगे कि जो सेल्स होती है वो कैसे काम करती है और किस तरीके से वो रेस्पॉन्स करती है, उसके बेस पर जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, कैसे हम ब्लड ग्रुप्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है।